2018 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या थे? क्या वाकई में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी, यह सवाल था। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसे हारी या बीजेपी ने ही बीजेपी को हराया, यह भी सवाल था। और बीजेपी की हार के बड़े कारण क्या थे? ये तमाम वो सवाल जिन सवालों के जवाब हम अब आपको एक एक करके देने वाले हैं। अनिल सर, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल था वो सवाल यह था कि कौन मुख्यमंत्री बना, कैसे बना, लेकिन उससे पहले जो सवाल हम आपसे इस सेगमेंट में पूछने वाले हैं, जरा उन सवालों को गौर से सुनिएगा भी और पढ़िएगा भी, क्योंकि अनिल जी की इस पाठशाला में आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल है, 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री हैरो सिंह शेखावत ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय किस सदन के सदस्य थे? सवाल नंबर 2, सवाल, राजस्थान में सबसे कम समय तक किस मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाली है? सवाल नंबर 3, इस सवाल को भी जरा देखिए। सवाल है, राजस्थान के चुनावी इतिहास में सबसे कम वोट से किसकी पराजय हुई? और नीचे बाकायदा हम आपको बता रहे हैं कि आपको कहां जवाब देना है। वैसे आप सब जानते हैं, आप फर्स्ट इंडिया के यूट्यूब पर भी जुड़े हैं, आप फर्स्ट इंडिया के ट्विटर पर भी जुड़े हैं, आप फर्स्ट इंडिया के फेसबुक पेज पर भी जुड़े हैं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़े हैं वो इस आईडी के जरिए जुड़िए और इन सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब के साथ आपको बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और भी अलग तरीके के आपको पुरस्कार मिलेंगे। वैसे सवाल हम आपको पुरस्कार देने के लिए नहीं, दरअसल हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं कि आप कितने जागरूकता के साथ प्रोग्राम को देख रहे हैं। और कल सोमवार को पेनल्टी कॉर्नर में 8:30 बजे इनके जवाबों के साथ जो जीत रहे हैं उनका भी खुलासा हम करेंगे। लेकिन 2018 के नतीजे वो क्या थे? 2018 के नतीजे जरा देखिए। कांग्रेस को 39.30% वोट मिले और सीट कितनी मिली? 99। जादुई आंकड़े से एक कम या कहें कि बहुमत से 2 कम। सीटों में 26 का अंतर था। बीजेपी को 38.77% वोट मिले, लगभग 1% का भी मार्जिन नहीं था। वोट शेयर में महज 0.53% का मार्जिन था और इस मार्जिन के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। और बीजेपी कई बार अपने बयानों में इसका जिक्र करती है कि सिर्फ महज चंद लाखों के वोटों के अंतर से सत्ता हमारे हाथ से चली गई। लेकिन सियासत में बहुमत का आंकड़ा बहुत मायने करता है। वोटों का अंतर भी जरा समझ लीजिए कि वोटों का अंतर दरअसल 2018 में क्या था। जो कांग्रेस को वोट मिले वो कांग्रेस को वोट मिले 1,40,18,945, जबकि बीजेपी को वोट मिले 1,38,29,046। और इस अंतर को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंतर सिर्फ 1,89,899 का, 2 लाख का भी अंतर नहीं था राजस्थान में। और उसके साथ सत्ता परिवर्तन हो गया था। ये 2018 के नतीजे हैं कि कितने वोट किसको मिले और किस तरीके से सियासत बदलती हुई नजर आई थी। और इन आंकड़ों के साथ इस पर मंथन भी जरूरी है। मंथन इसलिए जरूरी क्योंकि ये 2 लाख वोट परसेंटेज किस तरीके से बदले, पूर्वी राजस्थान का समीकरण क्या कुछ कहता है, इसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बार पूरे राजस्थान को समझते हैं और फिर पूरे राजस्थान को नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये दरअसल पूरा का पूरा आंकड़ा है। जरा देखिए, ये जो आंकड़े हैं 2018 के पूर्वी राजस्थान के समीकरण है। बीजेपी को 3, कांग्रेस 23, बीएसपी 5 और अन्य 4। बीजेपी लगभग पूर्वी राजस्थान के अंदर धराशाही होती हुई नजर आई थी और कहिए कि एक तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया था। और उसके पीछे के कुछ फैक्टर थे जिनको मंथन करेंगे अनिल सर के साथ। अनिल सर, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के ग्राफिक्स अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, भाई बीजेपी यहां सिर्फ 3 और कांग्रेस 23, ऐसा क्या यहां घटा या ऐसा क्या घोषणा की गई कि बीजेपी को यहां इतना ज्यादा नुकसान हुआ था? अनिल सर। तो स्पष्ट है, सचिन पायलट पीसी चीफ थे, गुजरों का इलाका और मीणा समाज का इलाका। मीणा लगभग कांग्रेस के साथ रहे जी। उस वक्त ये था ही नहीं कि कौन सीएम बनेगा, न अशोक गहलोत का नाम था न सचिन पायलट नाम था। गुजर मान के चल रहे थे कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे। जी। तो
ये दो ऐसी विपरीत दिशा में जाने वाली जातियां भी एक साथ एक जगह थी, और जाटव ने भी या तो बीएसपी को वोट दिया, जी, या तो बीएसपी को वोट दिया जाटव ने। तो बीएसपी की सीटें सारी आप इधर से आई हुई देखी ना आप, नगर आई है, करौली की आई है, ये दीपचंद खेरिया आए हैं, ये सब किशनवास, ये सब यहीं से जीत के आए बीएसपी के लोग। नद भाई ये सारी सीटें अवाना जो जीते हैं, ये सब इसलिए जीते कि ये जनरल सीटें हैं, एसटी की सीटें नहीं है, एसटी की सीटें नहीं है, ये दलितों की पार्टी मानी जाती है। परंतु दलितों की पार्टी ने जब जनरल सीट पर चुनाव मैदान में उतारा प्रत्याशी, तो जनरल जाति के आधार पर वो अपने अपने लोग वोट तो ले ही जाता है, एससी के वोट उसे थोक में मिल जाते हैं हाथी के नाम पर जी, और दूसरे जनरल जाति के प्रत्याशी चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से, उसको एससी वोट नहीं के बराबर देती है। मायावती की वोट अपील है वो, जी, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके में है। इसलिए जनरल सीट पर बीएसपी जीतती है और रिजर्व सीट पर बीएसपी नहीं जीतती है। क्यों? रिजर्व सीट पर कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी भी तो एसटी का ही है, एससी का ही है, ठीक बात, उसी के वर्ग का है, तो वोट डिवाइड हो जाते हैं वो। लेकिन अभी मैंने हाल ही में अपने राजनीति वाले शो में इस इलाके पर जब सर्वे किया या ज़मीनी हकीकत समझी, तो अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहला कि गुजरों को ये तो समझ आया कि इस बार तो मुख्यमंत्री नहीं बने, अगली बार का पता नहीं। तो क्या इस बार गुजर ने पिछली बार जिस तरीके से वोट दिया कांग्रेस को, इस बार देंगे? पहला। दूसरी बात है कि ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता नजर आ रहा। तो फिर इस बार का समीकरण क्या होगा? क्योंकि दो चीज़ें, अभी अमित शाह सबसे पहले आए, इस इलाके में आए, उसके बाद अभी जो एक बड़ी बैठक हुई वो सवाई माधोपुर में हुई, जहाँ से उन्होंने विजय का संकल्प लिया, यात्राओं का संकल्प लिया। तो बीजेपी फोकस तो कर रही है, लेकिन ईआरसीपी से बीजेपी और गुजरों से कांग्रेस कैसे निपटेगी? एक तो दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पहले ये ग्राफिक्स का चलाकर देख लें पूरा, जी, 2018 का चुनाव, ठीक है, उसके बाद हम क्या आज की हालात पर आएंगे। और आज के हालात पर डिस्कस करने से पहले 4 साल में क्या चला वो बताना बहुत ज़रूरी है, और वो रोमांचक भी है सर, क्योंकि उसको बताए बिना आज के हालात में आपने पूछ लिया गुजरों को कैसे साधेगी कांग्रेस। अब गुजरों तो सदेंगे ही नहीं जब तक कि आप ये नहीं कहोगे कि चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बनाओ, और ये आप कह ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं कह सकते, वोट पड़ने तक जुबान से नहीं निकल सकता कांग्रेस की। तो फिर गुजर क्या करेंगे? तो चलिए सर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ग्राफिक्स चाहता के जरिए हूँ, पूरे राजस्थान को समझ लेते हैं सर। मैं एक बार आपसे ये कहना चाहता हूँ, जी, हमें अपने शो में सबसे पहले 2018 के चुनाव के नतीजों को सामने रखना चाहिए, और बजाय संभाग पे जाने के सबसे पहले इस पे जाना चाहिए क्या वजह थी कि आधा % वोटों के अंतर ने 27 सीटों का फर्क है। 26 नहीं, एक रामगढ़ का चुनाव बाद में हुआ था क्योंकि प्रत्याशी की डेथ हो गई थी, तो 27 सीटों का फर्क पड़ गया था वो। तो 13.5% सीटें कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा चलेगी आधा % वोट के अंतर से, इसको डिस्कस करना चाहिए। फिर वो आधा % वोट का अंतर क्यों पड़ा है, जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो नारा खुद बीजेपी के लोग लगा रहे थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, बस वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये सेल्फ गोल था बीजेपी का। तो इसलिए हम उस भावभूमि पे जाएं पहले। अब के चुनाव में क्या होगा इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम वो 2004-18 से आज तक क्या हो गया ये डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस बारे में गोविंद सिंह डोटासरा पीसी चीफ क्या कह रहे हैं, जी, सीपी जोशी क्या कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, ये सब अभी हमारे साथ होंगे, इनको सुन लेते हैं। रायन राठौड़ भी हमारे साथ होंगे, इनको सुन लेते हैं। तो चलिए सर एक एक करके शुरू कर लेते हैं, इसको और शुरू हनुमान कर बेनीवाल भी शायद साथ होंगे। ठीक है, ग्राफिकली हमने पूर्वी राजस्थान का हिस्सा आपको बताया, लेकिन इससे इतर राजस्थान के अंदर कहां कहां किस तरीके के समीकरण बने ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा अगला हिस्सा दिखाइए कि मेवाड़ के अंदर किस तरीके के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आए। जरा देखिए, ये मेवाड़ के समीकरण है। बीजेपी के अंदर 16 ऐसे विधायक प्रत्याशी थे जो जीतकर विधानसभा पहुंचे, कांग्रेस के 8 ऐसे विधानसभा प्रत्याशी थे जो जीते और विधानसभा पहुंचे। बीएसपी यहां खाता नहीं खोल पाई, अन्य यहां खाता नहीं खोल पाए। हम बात कर रहे हैं 2018 के चुनावी नतीजे, और ये नतीजे जो हैं ये मेवाड़ के समीकरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और हिस्से की, वागड़ की बात करते हैं। वागड़ के नतीजे क्या रहे?
वागड़ के नतीजे जरा देखिए, क्योंकि ये जो राजस्थान है वो कई हिस्सों के अंदर बटा हुआ और वहां का वोटिंग परसेंटेज अपने आप में बहुत अलग है। ये 2018 के वागड़ के समीकरण जिसमें बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, कांग्रेस भी 4 सीटों पर जीती। अगर बात बीटीपी की करें तो बीटीपी 2 सीटों पर जीती। और इस बार हम सर से सवाल जरूर करेंगे कि बीटीपी का क्या कुछ इस क्षेत्र के अंदर प्रभाव रहने वाला है और उसको किस तरीके से डिसोल्व करने की तैयारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही है। इसी तरह अन्य की बात की जाए तो एक सीट ऐसी थी जो अन्य के खाते में गई थी। ये किस सीट का जिक्र है ये भी हम पूछेंगे और इस बार इस सीट का क्या रहेगा। रमीला खड़िया जी, जिनके मुख्यमंत्री ने कहा इन्होंने मेरी सरकार बचाई, इनको इनकी कार में डिक्की में पैसे रख दिए गए थे, इन्होंने नहीं दिए। वो रमीला खड़िया निर्दलीय जीत कर आई थी और वो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। चलिए इसमें बाकी जारी रखेंगे, लेकिन आपने जो मेवाड़ का जिक्र किया था, मैं बीच में आपको इसलिए टोक रहा हूं कि ये एक मिथ है कि जो मेवाड़ में बहुमत पाता है उसकी सरकार बनती है। ये 2018 में टूट गया। 16 सीटें मिली बीजेपी को, 8 सीट मिली कांग्रेस को, पर सरकार कांग्रेस की बनी। तो इसलिए ये नहीं है कि मेवाड़ में जो जीतता है वो सरकार बनाता है। जी आगे चलिए प्लीज। ठीक है, मारवाड़ का जिक्र करते हैं। मारवाड़ के समीकरणों को जरा खंगाल लेते हैं कि मारवाड़ के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। यहां वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ 2018 के चुनाव नतीजे जो रहे उसमें बीजेपी 16 सीटों पर जीती, कांग्रेस लीड लेते हुए 22 सीटों पर जीती, आरएलपी 3 सीटों पर जीती, अन्य 2। जिस तरीके से बीटीपी का असर वागड़ के अंदर दिखाई दिया उसी तरीके से आरएलपी का असर मारवाड़ के अंदर नजर आया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि यहां से जो आरएलपी के संयोजक और वर्तमान सांसद है वो पहले विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वो बार बार गठबंधन की बात करें, थर्ड फ्रंट की बात करें। उस पर भी हम सवाल लेंगे कि भाई अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो क्या वाकई में आरएलपी उसको लीड करेगा, उसका हिस्सा होगा, कौन कौन सी पार्टी होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको एक बार पूरे राजस्थान को समझा देते हैं कि कहां कितनी सीटें किसको मिली। शेखावटी, वैसे तो शेखावटी शहादत के लिए, वीर सपूतों के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां की सियासी नब्ज भी बेहद मजबूत है और उसमें कब किस तरीके से सियासी लहू बहने लगे ये काफी दिलचस्प होता है। तो जरा देख लीजिए, बीजेपी यहां 4 सीटों पर जीती, कांग्रेस यहां 15 सीटों पर विजयी प्राप्त होती हुई नजर आई। यहां बीएसपी 1 सीट पर जीती और अन्य यहां 1 रहा। और शेखावटी के अंदर सर इसको भी हम अभी निपटा ही चलें कि बीएसपी की वो कौन सी सीट थी जो यहां शेखावटी के अंदर बीएसपी का पर्चा लहराती हाथी चलाती नजर आई। वो राजेंद्र गुड़ा जी जो मंत्री बने थे और 2 दिन पहले मंत्री पद से बर्खास्त की गए, वही सीटें उदयपुर वाटी। अच्छा, कमाल की बात है यहां भी वो हैं जिनके बेटे के जन्मदिन पे मुख्यमंत्री कहते इन्होंने सरकार बचाई। जी, वो तो किस किसने सरकार बचाई हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन राजेंद्र गुड़ा बीएसपी नहीं है, बीएसपी में तो है ही नहीं क्योंकि कांग्रेस में मर्ज कर चुके हैं जी। अब वो चुनाव बीएसपी से लड़ेंगे, ये संभव नहीं है। 2 बार लड़ चुके, दोनों बार जीत के कांग्रेस में मिल गए, फिर भी बीएसपी टिकट दे देंगे तो ये दुनिया 7वां आश्चर्य होगा, 8वां आश्चर्य होगा मेरे लिए तो। पर वो किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, रेगुलर फाइट ही उनको सूट करती है। हालांकि भगवान साहब बोल चुके हैं कि भाई किसी भी सूरत में बीजेपी की 4 सीटें, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सीटें राजेंद्र राठौड़ खुद जीत रहे हैं यहाँ से जी। वो 4 सीटों में 1 सीट राजेंद्र राठौड़ की है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीकानेर की। वैसे तो यहाँ की भुजिया और रसगुल्ले की मिठास है, लेकिन सियासी भी जो तीखापन यहाँ है और जो मिठास है वो दोनों दिखाई देती है। तो बीकानेर के 2018 के चुनावी नतीजे आप देख लीजिए। बीजेपी 8 सीटों पर विजय प्राप्त करके विधानसभा पहुंची थी, कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई थी, सीपीएम यहां 2 सीटों पर और अन्य यहां 1 पर। और यहां आप अलग अलग राजस्थान के हिस्सों में जाएंगे ना तो कहीं आपको आरएलपी मजबूत आएगी, कहीं बीटीपी मजबूत नजर आएगी। यह दरअसल वो हिस्सा है जहां आपको कॉमरेड सीपीएम 2 सीटों पर जीतकर अपने आप को अस्तित्व में रखती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, हाड़ौती का जिक्र करते हैं। वैसे तो हाड़ौती के लिए कहा जाता है कि यह बीजेपी का मजबूत गढ़ है, लेकिन इस मजबूत गढ़ के अंदर भी बीते चुनाव के अंदर कांग्रेस 7 सीटें ऐसी थी जिन पर जीतकर विधानसभा पहुंची थी। 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी और बाकी के खाते में नहीं 17 की 17 सीटें कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से में हाड़ौती के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देती। हाड़ौती किसान और कई चीजों के लिए पहचान रखता है, बीजेपी के लिए मजबूत है, लेकिन किसान के लिए जिस तरीके से राजस्थान में कृषि बिल अलग से आ गया और प्रधानमंत्री अलग से किसान सम्मान राशि दे रहे हैं, क्या उनमें से किसको राजस्थान की जनता चुनेगी, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन बात करते हैं ढूंढाड़ की। ढूंढाड़ का समीकरण क्या कुछ कह रहा है। 2018 में ढूंढाड़ किसकी तरफ चला। ढूंढाड़ का समीकरण 2018 के कह रहा है कि बीजेपी 7,
कांग्रेस 3। हालांकि ढूंढाड़ के अंदर बीजेपी काफी मजबूत रहती है, हमेशा से ही रहती है, और अन्य 2 के खाते में गए। ये दरअसल समीकरण है ढूंढाड़ के, कि ढूंढाड़ के अंदर किस तरीके से बीजेपी लीड करती हुई नजर आई, लेकिन 3 सीटें यहां भी ऐसी रही जिन पर कांग्रेस जीती थी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं अजमेर के समीकरण की, कि अजमेर के समीकरण क्या कुछ थे। 2018 के अजमेर के समीकरण देख लीजिए जरा। बीजेपी 5 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, अन्य 1 सीट पर। यहां भी बीजेपी के 2 विधायक तो ऐसे हैं जो जीत ही रहे हैं, दोनों पूर्ववर्ती सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन क्या उनको रिपीट किया जाएगा या उनकी जगह नए चेहरे आएंगे, ये अनिल सर से समझने की कोशिश करेंगे, योगी जी से समझने की कोशिश करेंगे। भाई अजमेर की सियासत किस दिशा में बहेगी, दोनों अजमेर से हैं, बखूबी समझते हैं। तो ये दरअसल अनिल सर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि कहां पर किस तरीके के समीकरण और क्या वहां रहने वाला है। सुमित सिंह डोटासरा को हम सुनेंगे कि भाई उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से जीते, लेकिन 2018 के हमने समीकरण दिखाए। आपको लग रहा है राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट कभी मजबूत नहीं रहा, लेकिन अलग अलग हिस्सों के अंदर एक पार्टी ऐसी जरूर रही है जो अपने अस्तित्व को बचा रही है, उसके लिए लड़ रही है। देखिए, कई बार क्या होता है कि राजस्थान में चुनाव में जातिवाद अपना रोल प्ले करता है। या तो जातिवाद होता है, तो 2 जातियां ऐसी होती हैं जो प्रभावशाली होती हैं, एक जाति होती है जिसके 2 कैंडिडेट उतर जाते हैं बराबरी टक्कर वाले जी। जाट मान लो कहीं प्रभुत्व में है और 2 जाट उतर गए, तो तीसरा कुमाऊं उतार दें और उसकी सेकंड जाति वो है बड़ी, तो उसका आदमी जीत के आ जाता है। तो कुछ तो इस तरह जीत आते हैं। ठीक। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा रहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी हर बार 2-3 सीटें कहीं ना कहीं से जीत आती है। जैसे दौद से जीत के आते हैं पहले अमराराम, फिर दाता रामगढ़ में आगे जीत जाते हैं अमराराम। दाता रामगढ़ वो सीट है जो 10 बार 10 चुनावों में बीजेपी नहीं जीती आज तक। 7 बार कांग्रेस के नारायण सिंह जीते, 1 बार नारायण सिंह के बेटे जीते, इस बार 1 बार अजय सिंह चौटाला जीते और 1 बार अमराराम जीते। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर जाति समीकरण ऐसा बन जाता है। बीजेपी ने कोशिश की दाता रामगढ़ में कुमाऊं को लड़ा दें जी। तो कुमाऊं 500 वोट से हार जाता है, 1500 वोट से हार जाता है। हरीश कुमाऊं को लेके नावा से लड़ाने के लिए, हाँ, एक बार 500 से हारे, एक बार 900 से, ऐसे कुछ हारे। तो वो क्या है कि जो जैसे ही सेकंड कास्ट जो होती है, नंबर 2 कास्ट, वो एक तरफा वोट डालने लगती है, वैसे ही बड़ी कास्ट जो होती है ना, वो 2 में से एक कैंडिडेट चुन लेती है और उसके पक्ष में पोलराइज हो जाती है जी। ये करेक्टरिस्टिक है वोटिंग पैटर्न है ठीक। जातियों का। जो जातियां एज कास्ट वोट डालती हैं, कहते हैं जो मार्शल कोड के अगेंस्ट सॉफ्ट कास्ट है, उसके पक्ष में बाकी जातियां लामबंद होती हैं। इसमें ये भी होता है, जैसे किरोड़लाल मीणा जब हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे पूरे राजस्थान में, और ये था कि किरोड़लाल मीणा चीफ मिनिस्टर बनने वाले घोषणा ही कर रखी थी, और देश भर के IRS, IPS, IAS समर्थन व्यक्त कर रहे थे, अपने गाँव में मैसेज दे रहे थे, चुनाव में चंदा दे रहे थे। मैं उस वक्त बिल्कुल फर्म था कि डबल डिजिट में भी शायद सीट नहीं आएगी। अब इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे उन्होंने 3 लाख आदमी की रैली निकाली, हेलीकॉप्टर में उड़े, हेलीकॉप्टर बाबा का हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो जितना वो सक्रिय होते और चीफ मिनिस्टर बनने की गूंज उठती उनके, उतनी सारी जातियाँ मीणाओं के खिलाफ पोलाइज हो जाती थी कि यार किसी भी हाल में यार ये बन नहीं जाए चीफ मिनिस्टर। तो उनका प्रभुत्व दिखाना, उनके चीफ मिनिस्टर होने का दावेदार दिखाना अपने आप में उनके लिए घातक हो गया। तो जो जाट, गुजर, मीणा और जाटव, इस तरह की जो कौमें हैं, और कई मुस्लिम भी हैं जी, जो उस कस्बे को, गांव को, कॉन्स्टिट्यूंसी को डोमिनेट करते हैं, और कई बार इस तरह डोमिनेट करते हैं कि सत्य की, न्याय की आवाज़ दब जाती है। कई बार जी, उनके राजनीतिक वर्चस्व के कारण वहाँ जिस भी दिन मौका लगता है दूसरी जातियों को, जिस भी दिन मौका लगता है, वो दिन वो दूसरी जातियाँ एक हो जाती हैं उस मार्शल कौम के ठीक है प्रत्याशी सर। को।